हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी। आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत बहुत हार्ड है, क्योंकि 10 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म भर दिया है। और जो हिंदी है वो हमारे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में, या फिर आप यूपी का कोई भी पेपर अगर देते हैं तो उसमें हिंदी हर हाल में पूछी जाती है। और बात करते हैं अगर यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई में जो है 40 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर का होता है। और ये आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देता है। और आप किसी भी अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिहार का दे रहे हैं, कोई भी पेपर आप दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ये आप बहुत अच्छे से इस क्लास को पढ़ सकते हैं। इसमें हम हिंदी का जो थियरी है वो भी पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। हम पहले थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का ये सब आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस जो है हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब ये जो सारे प्रश्न हैं ये यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं और एमपीएसआई में भी पूछे गए हैं, यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, यूपी पीएससी में भी पूछे गए हैं। ये सभी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं स्वर व्यंजन क्या होता है। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, हम क्लास अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या होता है। एक मिनट, हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। हिंदी में ध्वनियाँ, वर्ड के प्रकार क्या होते हैं और वर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो वर्ड का समूह होता है वो वर्णमाला होता है। और वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं वर्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वर हो गया और ये हो गया व्यंजन। तो आप सभी जानते ही होंगे कि स्वर जो है 11 होते हैं। वैसे तो अंग और अह भी होते हैं, लेकिन इसे व्यंजन में लिया जाता है। और अ और अंग और अह को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्वर होते हैं उसमें क्या-क्या आता है, तो अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है स्वर में आते हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। जैसे कि हृस्व स्वर जो कि 4 होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं। जो 4 होते हैं जैसे कि अ, ई, उ, ऊ, अ, ई, उ, री, ये जो है मूल स्वर होते हैं। ये जो है अ, ई, उ और री, ये जो है मूल स्वर होते हैं। और उसके बाद ये जो दीर्घ स्वर जो होते हैं ये इनसे मिलकर बने होते हैं। ये 7 होते हैं, अ, आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसमें 2 मात्राएँ लगती हैं और इसमें 1 मात्राएँ लगती हैं। जब आप छंद पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किसमें 1 मात्रा कैसे लगाते हैं और 2 मात्रा कब लगाते हैं। फिर एक होता है तीसरा प्लुत स्वर, जो कि ये हिंदी में नहीं माना जाता है, ये संस्कृत में माना जाता है कि प्लुत स्वर। इसमें 3 मात्राएँ लगती हैं। तो हम हिंदी में सिर्फ 2 प्रकार के स्वर पढ़ते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर। ठीक है, और ये सभी मात्राएँ हैं। अब हम इसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि कौन-सा कंठ स्वर कंठ व्यंजन होता है और इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, कौन-सा तालव्य व्यंजन होता है, मूर्धा व्यंजन कौन-सा होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, सजातीय संधि स्वर, अ प्लस अ मिला करके आ बनता है, जिससे कि दीर्घ स्वर। ये जो अ है वो ह्रस्व स्वर है, इसमें 1 मात्रा होती है, इसमें 1 मात्रा होती है। ये दोनों मिला के आ बनता है। ई और ई बड़ी ई बनती है, उ और उ बड़ा उ बनता है। ठीक है, और ये होता है विजातीय स्वर, यानी कि ए, ऐ, ओ, औ, ये विजातीय स्वर है। तो अ और ई में ये सब चीज़ें हम संधि में पढ़ेंगे कि कैसे जो है अ मिला करके आ बनता है, छोटी ई और छोटी ई मिला करके बड़ी ई बनता है। अभी आज हम वर्णमाला पे मेन फोकस हमारा रहेगा। ठीक है, और अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह की जो संख्या है वो 2 है। अंग और अह वर्णों की संख्या ये 2 है। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? हिंदी की वर्णमाला के अनुसार जो ये बिंदी है इसे हम शिरोरेखा बोलते हैं। तो शिरोरेखा पे जो ये बिंदी है तथा विसर्ग किसे कहते हैं? अह को, यानी अ के बाद जब ये 2 बिंदी हम लगा देते हैं, ऐसे जब हम 2 बिंदी लगा देते हैं, कुछ लिखते हैं तो उसे अह बोलते हैं। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो हैं नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों
ने इन्हें अयोगवाह कहा है। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, इन्हें हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं, इन्हें हम व्यंजन में काउंट करते हैं और इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से अयोगवाह है या फिर अयोगवाह के एग्जाम्पल क्या हैं। तो जो अंग और अह होता है ये अयोगवाह होता है, यानी अनुस्वार जो अंग की मात्रा लगती है और अह की जो मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपके पेपर में ये पूछा गया है यूपी एसआई, एमपी एसआई और यूपी कांस्टेबल में और यूपी टेट में भी कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हमारे जो मूल व्यंजनों की संख्या है वो 33 है, और बाकी जैसे कि जो उष्म व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है, और एक होता है लुंठित वर्ण जिसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं, उसका वो र होता है, इसे हम र को हम लोग लुंठित वर्ण बोलते हैं या प्रकंपित वर्ण बोलते हैं। और जो उष्म व्यंजन होता है उसे हम स, स, श और ह, ये जो है उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और जो य, र, ल, व होता है ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा वो 33 होता है। फिर ये होता है, इसे हम वर्ग कहते हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ण का नाम क्या है? व्यंजनों और वर्णों की संख्या होती है। जब हमारे एग्जाम में अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कि हम क जो है इसको हम कहाँ से, यह जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है, प कहाँ से निकलती है। तो देखिए जो क, ख, ग, घ, अंग होता है वो कंठ व्यंजन होता है, यानी जब आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि क, ख, ग, घ अंग, जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ से ध्वनि निकल रही है। ठीक है, उसके बाद जब हम आते हैं च वर्ग पर तो ये तालव्य होता है, च, छ, ज, झ, इ, ये 5 हो गए तालव्य, यानी जीभ हमारी जब मुंह के ऊपरी हिस्से तालु को जब टच करती है तो वो तालव्य व्यंजन होता है, यानी च, छ, ज, झ, इ। एक बार आप इसे बोल के भी ट्राई करेंगे जिससे कि एग्जाम में आपको रटना ना पड़े, एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे ताकि ये सभी चीजें आपके एग्जाम में काम आए। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये जरूर 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला से। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, इ, ये तालव्य व्यंजन होता है। और ये हो गया, ये है ट वर्ग, ये मूर्धन्य व्यंजन होता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। जब तालु के बाद हम बोलने के बाद जब हम लोग ट, ठ बोलते हैं तो तालु के आगे जब हम ऐसे आगे की तरफ आएंगे, यानी दांत के पीछे और तालु के आगे, यानी तालु और दांत के पीछे वाला एक मूर्धा होता है, तो उसे जब हम देखते हैं, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसकी आवाज़ हमारी मूर्धा से निकलती है, यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये जो है ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं त वर्ग। त वर्ग जो होता है ये दंत व्यंजन होता है, दंत व्यंजन त, थ, द, ध, न। यानी जब हम त, आप देख रहे होंगे जब आप त बोलते हैं त, थ, द, ध, न, तो आपकी जो जीभ है वो दांत को टच करती है, इसलिए हम इसे दंत व्यंजन बोलते हैं। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी ध्वनि जो है कहाँ से निकल रही है। तो ये जो देखिए त वर्ग होता है वो दंत व्यंजन होता है, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग जो है ओष्ठ व्यंजन होता है, प, फ, ब, भ, म। यानी जब हम प वर्ग का कोई व्यंजन बोलते हैं जैसे कि प, फ, ब, भ, म, तो हमारे जो दोनों जो होठ हैं वो जो है कि टच करते हैं, बिना हम दोनों होठों को टच कराए हम प, फ, ब, भ नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें प वर्ग बोलते हैं, ओष्ठ व्यंजन। ये हमारा ओष्ठ, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, और एग्जाम में आपके ये भी पूछा जाता है कि अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अस्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए। देखिए अस्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है, यानी ये जो 5 है इसमें 5 5 है, 5, 10, 15, 20, 25। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और एक होता है अंतस्थ व्यंजन, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। य, र, ल, व, ये जो 4 होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व, य, र, ल, व। और फिर उसमें व्यंजन क्या होते हैं? तो श, स, ह। ये देखिए इनका जो उच्चारण स्थान है, जैसे कि श का, स का, स का और ह का, ये इन सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग है। जैसे कि ये श है,
इसको हम लोग तालु से बोलते हैं, ये तालव्य व्यंजन है। उसके बाद जो षटकोर वाला स है वो मूर्धा है, यानी दाँत के पीछे जब हमारी जीभ टच होती है तो वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। और जो स है वो दंत, जैसे संतरा वाला जो स है वो दंत व्यंजन है। और ह जो है ये भी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो मूल व्यंजनों की संख्या हो गई है वो 33 हो गई है। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो 33 है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन उसे बोलते हैं जब कोई व्यंजन जो है दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि ये छतरी वाला जो छ है वो उसमें दो व्यंजन है। जैसे कि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें पहले क आएगा और उसके बाद प्लस ये स आएगा, ठीक है। तो इसको मिला करके हमारा क्षत्रिय वाला श बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पेपर में पूछा गया है कि श में कितने व्यंजन हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो गई है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट का दे रहे हैं, कोई भी हिंदी के पेपर में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं या फिर द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये जो ड़ है और ढ है, ये जो व्यंजनों की कुल संख्या है ये 2 है। इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कि कुल कितनी संख्या होती है कुल वर्णों की? ये हमारे 52 होते हैं, यानी स्वर और व्यंजन मिला करके कुल 52 संख्या होती है। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है। और मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33 और बाकी बाद में अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन इसमें जोड़े जाते हैं, जिससे कि ये 39 हो जाती है और ऐसे प्लस करके हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने ये पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है स्वर होता है और व्यंजन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, यानी अ आ ई, तो इसमें हमें किसी और चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यहीं पर आप जब व्यंजन जब पढ़ेंगे या फिर व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि अगर आप क बोलते हैं तो सिर्फ अकेले ये क नहीं होता है, उसमें अ जुड़ा जुड़ा होता है, यानी अ एक स्वर है। तो जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम का बोल रहे हैं तो इसमें भी हमें आ की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। क प्लस अ, ठीक है। तब ये होता है मिलके क। अगर हम का बोल रहे हैं तो इसके लिए हमें क प्लस ये आ होता है, ये मिलके बनता है का। यानी जो स्वर होता है उसमें हमें किसी चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और जब व्यंजन होता है तो उसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यही इसकी परिभाषा है, देख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण होता है उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर, यानी एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। पहले भी मैंने बताया है। जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें एक मात्रा लगती है, जो दीर्घ स्वर होता है उसमें 2 मात्रा लगती है, ठीक है। तो इसे एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं या लघु स्वर। तो परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ ई उ री, ये जो है 4 होते हैं जो कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे मूल स्वर हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक। इसमें जो है 2 मात्राएं लगती हैं, जैसे कि इसमें ऐसे 2 मात्राएं लगती हैं और इसमें 1 मात्रा लगती है। और जब हम छंद में आ जाते हैं तो 2 मात्रा के लिए ये प्रयोग होता है, ठीक है। ये आप लोगों को छंद में पढ़ाया जाएगा। परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये मिटा देते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय, यानी कि जब हम आ बोलते हैं इसमें ज़्यादा समय लगता है। जब बड़ी ई बोलते हैं यानी ई, उ, ए, इन दोनों में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों दीर्घ स्वर ही हैं, यानी कि ए और ए दोनों दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। और अधिक समय लगता है। और ओ और अ ये 7 होते हैं।
तो दीर्घ स्वर में कितनी संख्या हो गई? 7 हो गई। और ह्रस्व स्वर में कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई। तो ये हो गया हमारा 4, ये आप लोग याद कर लीजिएगा या कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए। और ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर 7 हो गया। ठीक है, अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब हम जान लेते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। तो जो अंग की बिंदी होती है उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाई जाती है। यानी जब हम इसको ऐसे इसे शिरोरेखा बोलते हैं। मान लीजिए हमने क लिखा है, उस पर ये लगा दिया अंग की बिंदी, ये हमारा अनुस्वार होता है। ठीक है, और इसे हम ये शिरोरेखा का चिन्ह है। यानी आप में किस चिन्ह का क्या नाम है वो भी पूछा जाता है, और यूपीएसआई में भी पूछा गया था, और इसमें यूपी पुलिस में, और हर जगह ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वो अंग हो गया। ठीक है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बंदर हो गया, कंधा हो गया, संग हो गया, लंगर हो गया, आदि हो गया। ठीक है, ये पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना क ख ग घ अंग, तो अंग में जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा है उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। यानी आप देख सकते हैं क वर्ग में जब अंग लिखा जाता है तो यहाँ पे अनुस्वार ये लगा हुआ है, अंगों के साथ ये अनुस्वार ये लगता है। ठीक, और च वर्ग में चंचल, तो इय चंचल, इय में ये अनुस्वार लगा हुआ है, चंचल में ये अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, त वर्ग में पंथ, यहाँ लगा हुआ है। ट वर्ग में पंडित, प वर्ग में चंपक। ठीक है, अनुस्वार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखने की अनुनासिक किसे बोलते हैं। जब किसी वर्ण या उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, धसना, हंसी आदि। यानी कि जब हम बोलते हैं तो जो हवा होती है वो मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है। यानी जब हम बोलते हैं चंद्र, तो नाक से भी हवा आ रही होगी और मुंह से भी आ रही होगी, तो उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। यानी नाक से भी हवा आ रही है और मुंह से। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये जो इसे हम लोग चंद्रबिंदी बोलते हैं, इसे हम लोग चंद्रबिंदी बोलते हैं जी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, धसना, हंसी आदि। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये अनुनासिक का। अब जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का कहीं आदि प्रयोग होता है। जैसे यहीं और कहाँ, यहीं भी ये हो गया, और कहाँ भी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग चंद्र बिंदी लगा हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? तो जो अंग होता है वो अनुस्वार हो गया, चंद्र बिंदी है, अनुस्वार हो गया। जो विसर्ग होता है उसे उसको हम प्रोनाउंस जब करते हैं तो वो का बाद में ह का थोड़ा सा वो भाव देता है, इसे ही हम लोग विसर्ग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये है। ठीक है, देखिए विसर्ग, ये इसका जो चिन्ह है वो ये है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विसर्ग का चिन्ह क्या है। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। देखिए ह के समान होता है। ये हो गया टॉपिक क्लियर, अनुनासिक और विसर्ग। फिर यह स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। आप लोग देखते होंगे जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आप देखते होंगे प्रातः, अतः, जैसे कि रामायण में, गीता में ये सारे वर्ड चूज किए जाते हैं। जहाँ जहाँ संस्कृत होता है वहाँ पर ये अह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो है ये स्वर नहीं है। ठीक है, ये स्वर नहीं है। आप इसे स्वर में अंग और अह को स्वर्ग में नहीं काउंट करेंगे, ये अयोगवा होते हैं। स्वर हमारे सिर्फ 11 होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। जो अंग अह है ये नहीं है, ये अयोगवा है। हम अंग को अनुस्वार बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। ये आपका टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अतः, स्वतः आदि। तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग विसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। इस पे अभी हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि 25 स्पर्श व्यंजन था, उसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, उसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है या फिर तालव्य से या मूर्धा से या दंत से या ओष्ठ से। लेकिन इसको हम लोग कहाँ से प्रोनाउंस करते हैं? तो ये जो इसको कैसे तो ये जो है जो अंग, इसको हम
कंठ से और नासिक्य से। यानी जब हम अंग बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो नाक से भी आती है, क्योंकि वहाँ पर ये अनुस्वार लगा हुआ है। और ये जो कंठ से भी हमारी, क्योंकि ये क वर्ग का है, ये क वर्ग का है, तो जो ध्वनि है वो कंठ से भी आ रही है और उसमें एक अनुस्वार, एक बिंदी लगी हुई है, तो वो नाक से आती है। जो नौ वाली जो उच्चारण है जब हम करते हैं तो वो नाक से, इसलिए इस ये कंठ और नासिक ये दोनों, इसमें दोनों आ जाएगा अंग का, ठीक है। कंठ प्लस नासिक हो जाएगा। और ये जो इया है, इया जो है कि च वर्ग का है, जो कि तालव्य से प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये इया जो है तालव्य है प्लस नासिक। जब हम इया बोलते हैं, इया बोल के एक बार ट्राई करिए, जब इया बोलते हैं तो नाक से भी ध्वनि आती है, तो तालव्य प्लस नासिक ये इया का हो गया। और अण का मूर्धन्य, ये मूर्धन्य प्लस नासिक, ठीक है। अण का मूर्धन्य प्लस नासिक। और ये नौ, जब हम नौ बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है दांत को टच करती है और साथ में नाक से भी ध्वनि आती है, ठीक है। तो दंत्य प्लस नासिक। और ये म हो गया, तो म जो है प वर्ग का है, प फ ब भ म, ये जो है प वर्ग का है, इसलिए ये ओष्ठ है। जो प वर्ग है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ओठ से होता है, तो ये ओष्ठ हो गया प्लस नासिक। जब हम म बोलते हैं, म म मा, तब हमारा नाक से भी ध्वनि निकलती है, ये ओष्ठ्य हो गया, नासिक के हो गया। ये आपके एग्जाम में पूरी की पूरी संभावना है कि ये पूछी जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जीभ है, होठ है, ये दांत है, ये वत्स, यहाँ पे जो दांत और तलवे के बीच में जो मजबूत जो मसूड़ा होता है, वहाँ से जब कोई ध्वनि निकलती है तो उसे हम वत्स कहते हैं। ये कठोर तालु है, च छ ज झ वाला जो तालु होता है, और ये मूर्धा है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? तो परिभाषा, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। मुखांगों की बाधा यानी जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा घर्षण होता है, जो हवा है वो बहुत ईजिली हमारे मुख से नहीं निकलती है, थोड़ा सा घर्षण होता है और हमें स्वरों की सहायता भी लेनी पड़ती है व्यंजन का उच्चारण करते समय, ठीक है। तो हिंदी में कितने व्यंजन है? तो क वर्ग ये आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये 25 जो है आपके स्पर्श व्यंजन है। और ये अंतस्थ व्यंजन य र ल व 4, उसमें व्यंजन श श स ह। और ये व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। तो हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं? 52 होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, ठीक है। इस पे अभी हम पूछा हुआ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। और व्यंजनों का वर्गीकरण ये हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा लग चुका है। कंठ व्यंजन क ख ग घ ञ और ह भी कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये याद रहे। ये थोड़ा एक और जुड़ गया है। तालव्य व्यंजन च छ ज झ ञ और य और श, यह भी तालव्य व्यंजन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ अड़ र श, और दंत्य व्यंजन त थ द ध न ल स, ये सब जो है दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। ये जो वत्स था, जो मुख में यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, ये जो वत्स था, ये मसूड़े, जब हमारा जीभ जो है मसूड़े को, जो दांत के पास जो मसूड़ा मजबूत सा होता है, जब हमारी जीभ वहाँ टच करती है तो उसे हम वत्स कहते हैं, तो वहाँ से उसका उच्चारण होता है। तो इसके अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं? तो जो ये न ल स है, ये स को हम लोग दंत व्यंजन भी कहते हैं, जीभ हमारी दांत को टच करती है। और संस्कृत भाषा में वत्स व्यंजन होते हैं, ये हिंदी में नहीं होता है। ये संस्कृत भाषा मतलब में वत्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जब आप आएंगे तो इसे दंत कहते हैं। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछा जाता है, तो अगर देख लीजिए वत्स व दंत आए, दोनों आए, तब आप इसको चूज करेंगे, वत्स को ही चुने। अब क्या होते हैं व्यंजन को हम लोग कैसे? और प्राणत्व के आधार पर, यानी अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है? परिभाषा, प्राण का अर्थ होता है वायु, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। यानी जब हम अल्प प्राण वाले व्यंजन को देखते हैं, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु आती है वो कम आती है। और जब महाप्राण वाले व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं, इसमें वायु और एनर्जी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो इसमें 19 व्यंजन होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग, इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो जो प्रत्येक वर्ग होता है, प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा य र ल व, प्लस यहाँ पे प्लस अनुस्वार रहेगा, प्लस अनुस्वार, यानी ये जो अंग की बिंदी वाली थी,
वो रहेगा, उसमें 19 व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? तो 19 व्यंजन होते हैं, प्लस 1 अनुस्वार होता है, प्लस 11 स्वर होते हैं, 31 हो गए, ठीक है? तो अगर पूछेगा कितने व्यंजन होते हैं, तो 19 व्यंजन होते हैं। अनुस्वार होता है, स्वर कितने होते हैं अल्प प्राण में? तो 11 होते हैं, तो ये पूरा 31 हो गया। जो 31 होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ये दोनों मिला के हैं 19 व्यंजन, 1 अनुस्वार और 11 स्वर, ये मिला के अल्प प्राण हो गया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण में कितने व्यंजन होते हैं, सिर्फ व्यंजन पूछेगा तो 19 होते हैं और स्वर पूछेगा तो 11 होते हैं, ठीक है? ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी अगर क वर्ग है तो क, ग और अंग अल्प प्राण होते हैं, और ख और घ ये जो है महाप्राण होते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं हम, महाप्राण देखते हैं। महाप्राण क्या होता है? तो परिभाषा इसकी है, इनके उच्चारण में फेफड़ों से जो बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा है अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी जब हम महाप्राण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है वो अधिक होती है। यानी जब हम ख बोलेंगे तो उसमें जो हवा है वो ज़्यादा निकलती है, और ये जो घ है उसमें भी हवा। ऐसे ही हम च वर्ग में देख लेते हैं, तो च और उसके बाद आता है छ, फिर ज उसके बाद झ, ये जो है महाप्राण है, इसमें जो है ज़्यादा हवा की आवश्यकता पड़ती है। उसमें व्यंजन, यहाँ पर ये उसमें व्यंजन होता है तो वो 4 होते हैं, यानी कि एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? जो उसमें व्यंजन होता है वो 4 होता है, च, ये मूर्धा वाला स, ये दंत वाला स, और ये तो ये जो हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? और 14 व्यंजन प्लस विसर्ग, विसर्ग मतलब ये इसे हम विसर्ग कहते हैं। ये क्या हो गए? 14 व्यंजन हो गए, 1 विसर्ग हो गए, तो ये हमारे 15 हो गए, ठीक है? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा श, श, स, ह यहाँ पे मेंशन भी है, ये जो है हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। 15 हो गए ये, और वो कितने थे? 19 व्यंजन थे, 11 स्वर थे और 1 अनुस्वार था। इसमें इसमें विसर्ग है और व्यंजन है, और ये स, 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 ह, ठीक है? तो महाप्राण के अंदर 15 आ गए आपके व्यंजन, ठीक है? अगला देखते हैं। अब ये वर्ग दिया हुआ है, पहले आप लोग को बताया जा चुका है। यहाँ देखिए, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये क वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये प वर्ग ये ओष्ठे से होता है, ये कंठ से होता है, ये तालु से होता है, ये मूर्धा से होता है, ये दंत से होता है, ठीक है? और ये जो है महाप्राण है, देखिए ये महाप्राण में कितने वर्ण आते हैं? तो ये श, स, स, ह, 4 ये हो गए, प्लस उष्ण व्यंजन, इसी को उष्ण व्यंजन कहते हैं, प्लस विसर्ग हो गया, ये कुल ध्वनियाँ 15 हो गई। और अन्य वर्ण इसमें अल्प प्राण में क्या हो गया? य, र, ल, व, ये 4 हो गए, प्लस अनुस्वार हो गया, अनुस्वार 1 होता है, स्वर 11 होते हैं, इसकी कुल ध्वनियाँ 31 हो गई हैं। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं कि घोषत्व क्या होता है? नाद और गुंजन, झंकार, कंपन के आधार पर। एक आप लोगों ने सुना होगा घोष होता है, एक अघोष होता है। तो घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब होता है वाइब्रेशन, यानी जब हम बोलते हैं तो किस वर्ड को बोलने में कितना हमारा जीभ जो है और माउथ में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। तो जिसमें वाइब्रेशन होता है उसे हम घोष व्यंजन कहते हैं, और जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता है उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक? तो इसकी परिभाषा क्या होती है अघोष की? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता है। अघोष, अघोष मतलब घोष नहीं है, यानी कि प्रकंपन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, स, स, ह अघोष है। यानी जब हम क और ख बोलते हैं, प्रत्येक क वर्ग में क और ख, और च वर्ग में च और थ, ये जो क्या है? ये अघोष है। अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? जो 13 व्यंजन है वो अघोष होते हैं। कुल ध्वनियों की संख्या 13 है, यानी जो अघोष होता है उसमें ध्वनियों की संख्या कितनी है? वो 13 है, ठीक है? यानी इसमें कम है, अघोष में जो है कि कम है। अब हम देख लेते हैं कि घोष में कितने हैं। ये 13 आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है अघोष में, तो वो 13 है। फिर हम बात करते हैं घोष या सघोष की। एग्जाम में आपको घोष भी लिखकर मिल सकता है और सघोष भी लिखकर मिल सकता है, ठीक है?
परिभाषा इसकी क्या है? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रों में कंपन कम होता है। यानी जब घोष का हम उच्चारण करते हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है वो कम होता है, उसमें कम एनर्जी लगती है। तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और साथ में ये भी है य, र, ल, व। ये अनुस्वार और विसर्ग भी ये घोष के अंदर आते हैं या सघोष के अंदर आते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो 20 व्यंजन होते हैं। इसमें ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम भी लिए जाते हैं, साथ में य, र, ल, व भी है, अनुस्वार भी है, विसर्ग भी है। तो ये 20 व्यंजन हो गए प्लस एक अनुस्वार। अनुस्वार मतलब ये जो बिंदी लगती है ऊपर, ठीक है, ये जो सीरो रेखा के ऊपर बिंदी लगती है। और जो 11 स्वर हैं ये भी हमारे घोष के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? स्वर्ग, अनुस्वार, ये सभी मिला के और व्यंजन मिला के जो घोष की संख्या हो गई या सघोष व्यंजनों की संख्या, वर्णों की संख्या हो गई, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है, तो दोनों मिला करके कितने, और एक अयोगवाह भी है, ठीक है, अनुस्वार भी है और विसर्ग भी है, तो ये 33 हो गया। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि सघोष में कितनी संख्या होती है, कुल ध्वनियों की संख्या, ये 33 होती है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लास कैसा लगा उसे ज़रूर बताइएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इससे संबंधित प्रश्न। यानी कि हमने थियरी पढ़ ली और जो भी थियरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंठ ध्वनि क्या होती है, तालव्य क्या होती है, ओष्ठ्य क्या होती है। अब इस पे जो प्रीवियस ईयर पेपर, ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने 22 प्रश्न लगाए हुए हैं, 22-23 प्रश्न हैं, उसमें आपको पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि एमपीएसआई का भी इसमें प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एससी का भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी है, यूपी टेट का भी है। तो पूरी की पूरी संभावना है कि इस प्रैक्टिस सेट से और इस थियरी से आपके 1 या 2 प्रश्न आने ही वाले हैं, सिर्फ इस एक क्लास से, क्योंकि इसमें आपका सारा प्रश्न सॉल्व कराया भी जा रहा है और इसके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे ये आसान है थोड़ा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, या भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर शब्द होता है, क्योंकि वर्ड सार्थक शब्द नहीं होता। यानी आप अगर सिर्फ अ लिख देंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? ये तो अपने आप में एक स्वर है। अ से आप कुछ नहीं समझते हैं, हाँ, लेकिन अ के साथ अगर कुछ ऐसे शब्द ऐसे वर्ड आप लगा दें, जैसे कि आ लिख करके आम लिख दें, तो ये क्या होगा? एक ये शब्द हो गया। तो इसका एक मीनिंग है। जब आम बोला जाता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ, आम का मतलब कुछ होता है, आपके दिमाग में तुरंत आता है कि ये मैंगो है। तो जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा शब्द होगा। और वर्ड तो आप जानते ही, अ, आ, इ, उ, और अर्थ और मात्रा ये नहीं होगा, ये कुछ और है, तो इसे हम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यानी जो लिपि चिन्ह होते हैं उसके क्रमबद्ध समूह, यानी जो भी अ, आ, इ, ई है, क, ख, ग, घ है, वो एक लिपि है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस लिपि से आती है? ये देवनागरिक लिपि है, ठीक है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसे हम वर्ण समूह या वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह को भी वर्णमाला कहते हैं, लिपि चिन्ह जो है उसके समूह को भी हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52 है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। और स्वर कितने हैं? 11 हैं। अंग और अह क्या है? अयोगवाह है, ठीक है। इसका आंसर हो गया वर्णमाला। तीसरा है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समुदाय को भी वर्णमाला ही कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम हम लोग बाद में अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। सर्वनाम वह होता है, तुम होता है, ये सब आप जानते होंगे। हम सीक्वेंस वाइज क्लास करेंगे और एक एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वर्णमाला कहते हैं, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? तो देखिए यहाँ पर कुल व्यंजन तो देखिए, या तो वर्ण और स्वर मिला करके, स्वर और व्यंजन मिला करके 52 है। स्वर और व्यंजन मिला करके पूरे वर्णमाला में 52 है। लेकिन जो मूल स्वर हैं आपके, वो 33 है। तो यहाँ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन जोड़ेंगे तो उसकी संख्या ज़्यादा आएगी। 33 + 4, 33 + 4 41, वो कुछ और आएगा। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? 33 होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और मूल व्यंजन भी 33 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई। और शब्द बना किससे होता है? तो शब्द जो है वर्ण से बना होता है, और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे गए हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है? ये जो बड़ी ई है ये दीर्घ स्वर है, और ये छोटी ई है जो ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर में ये भी आता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इसे ये पूछना चाहिए था कि दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो ये जो है दीर्घ स्वर, ये जो है दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, और ये भी दीर्घ स्वर है। तो हमें ये पूछना चाहिए था कि जैसे बुक में ऐसे ही दिया था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, कौन सा नहीं है। तो जो ई है जो हमारा, ये दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो गया, ये दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सब दीर्घ स्वर है। वो जो छोटी ई होता है वो ह्रस्व स्वर। य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य जो हम बोलते हैं य य य, तो जो हमारी जीभ है वो तालु को टच करती है, तो य का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। आप गलती से, हमें लग रहा है दांत या मूर्धा मत लगा दीजिएगा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। अगला प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका होता है तालु होता है। ये सलजम वाला स है, इसका उच्चारण तालु होता है। और एक संतरा वाला होता है, तो वो तालु नहीं होता है, वो दंत स होता है। ठीक है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है ट प ट क। ये प जो है ये ओष्ठ्य वाला है, ये ट जो है मूर्धा वाला है, क जो है कंठ है, तो ये तो होगा नहीं। तो श बचा, ये है तालव्य ध्वनि। अच्छे से आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी? आप लोग कमेंट करिएगा क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। और ये सारे जो टॉपिक हैं यूपीएसआई, यूपी टेट और हर एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 प्रश्न आ सकते हैं। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो जो च वर्ग होता है ये तालव्य में आता है। ठीक है, कंठ में क ख ग घ अंग आता है, च छ ज झ ञ ये तालव्य में आता है, और दंत में आप लोग जान रहे हैं स आता है। ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड ठ ड ढ है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। नीचे दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी है? तो फ ब भ, ये ओष्ठ्य वाला है, और ल जो है दंत ध्वनि है। ठीक है, और ये जो है कंठ है, ये च जो है तालव्य है, ये तो होगा नहीं। और ये जो ल है वो दंत ध्वनि है। अभी 10-15 प्रश्न और हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ्य यानी जब हम बोलते हैं तो हमारा जो आवाज है वो होठ की मदद से जो ध्वनि है वो निकलती है। तो हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन कौन सी है? ओ आ, ये थ हो गया, ये भ हो गया भ, और ये ज। तो ये जो हमारा ओ है ये कंठ है, स्वर है, तो इसकी जो ध्वनि है कंठ से निकलती है। ये जो भ है ये ओष्ठ्य व्यंजन है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भ यानी कि प फ ब भ म। म जो है जिसमें ओष्ठ्य भी आता है और नासिक की नाक से भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो भी होता है। तो इसका हो गया भ। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, इसमें से कौन सा ओष्ठ्य नहीं है? तो च ओष्ठ्य नहीं है, ये तालव्य है। म जो है ये भी नहीं है, ये जो है ओष्ठ्य है। प फ ब भ, ये भी तो ओष्ठ्य है, और म भी ओष्ठ्य है। ठीक है, ये जो है तालव्य है, ये नहीं होगा। इसका आंसर जो है, पूछा गया है कौन सा ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, ये जो है तालव्य है, तो ये नहीं है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प फ ब भ म ये सभी हमारे ओष्ठ्य हैं, ये तालव्य है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो हमने पहले भी बताया था कि य र ल व, ये जो है हमारे 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें हमारा य जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। य र ल व किस प्रकार के? ये सारे पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपको बताया गया है कि जो श
च सलजम वाला होता है, ये षटकोर वाला होता है, ये दंत वाला होता है और ये ह जो है, ये सभी उसमें व्यंजन है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ची में कितने व्यंजन वर्ण हैं? देखिए, क का जो श का जो उच्चारण होता है, इसमें ये 2 नहीं है, इसमें 3 है। जैसे कि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो प होता है प्लस क होता है प्लस ये षटकोर वाला च होता है, ठीक है? तो इस तब ये बन के मिलता है पक्षी। इन दोनों को जो है मिला कर के हमारा छतरी वाला च बनता है। तो इसमें 1, 2, 3 व्यंजन हैं। इसका आंसर 3 होगा, 2 नहीं, ठीक है? बहुत कम लोग इस बात को ध्यान देते हैं, जो हमारा छतरी वाला छ होता है, वो क और स से मिलकर बना होता है। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? तो स्वर और व्यंजन हमारे वर्णों के भेद हैं। इसका ऑप्शन हो गया 2। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का किस वर्ण के बाद आता है? यानी जो हम देखिए, छ का हमने वो किया था, उच्चारण किया था, संधि विच्छेद किया था, तो ये कैसे होता है? आधा क प्लस स। तो ये किसके बाद आ रहा है? क के बाद आ रहा है, यानी इसका आंसर क होगा। कौन से शब्द में से र व्यंजन नहीं है? देखिए, यहाँ पर जो मात्र है, ये जो त है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो त्र जो है किससे मिलकर बना होता है? तो त्र जो है त प्लस र से मिलकर बना होता है, ठीक है? और ये क्रम, तो क्रम में भी आधा क है, जैसे ये क्र है, तो इसमें आधा क है प्लस र है। इसमें भी र व्यंजन है, इसमें भी र व्यंजन है और इसमें भी ये र व्यंजन है, ठीक है? और ये जो मातृ है, मातृ मतलब इसमें जो लगा हुआ है, वो री की मात्रा लगी हुई है, तो ये व्यंजन नहीं है, इसे हम स्वर में काउंट करते हैं, ठीक है? तो ये जो है मातृभूमि जो है, इसमें र व्यंजन नहीं है, बल्कि ये स्वर है। इन तीनों में जो है व्यंजन लगा हुआ है, ये र लगा हुआ है, लेकिन ये जो डी है, उसपे री लगा हुआ है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न होगा शायद। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा है जो कि व्यंजन नहीं है? तो वो आप लोग जानते हैं, ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है, बाकी ये सब जो है व्यंजन है। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, वो ज़रूर बताइएगा। और ये जो पेपर है, वो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये आज हिंदी की पहली क्लास थी, वर्णमाला। धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक जो है अपलोड किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, तो अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करिए। और कुछ दिन बाद हम लोग सीटेट और टेट के लिए भी क्लास लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।